सो हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। सब कुशल मंगल उम्मीद करते हैं। तो केमिकल काइनेटिक्स का डीपीपी का डिस्कशन हम लोग कर रहे थे और प्रीवियस क्लास में डीपीपी 3 हमने डिस्कस किया था। तो कुछ और डीपीपी रहते हैं, डीपीपी 4 एंड 5 आज हम लोग डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद फिर रह जाएगा 6 और रिव्यू तो काफ़ी ज़्यादा है उसमें। तो आज डीपीपी 5 एंड 6, 4 एंड 5 आज हम लोग करेंगे। फिर कल एक और इस तरह से 1-2 दिन में इसको कंप्लीट करेंगे। केमिकल काइनेटिक्स में फिर काफ़ी बड़ा रेंज हो जाएगा आपका। उम्मीद करते हैं आप भी कर रहे होंगे, डीपीपी आपने भी सॉल्व कर लिया होगा और डीपीपी के क्वेश्चंस ज़्यादातर आसान ही हैं। अब आपको आसान लग रहा होगा, इजी लग रहा होगा और आपसे हो जा रहा होगा। तो इस तरह से कंप्लीट करते हैं केमिकल काइनेटिक्स को पहले, और केमिकल काइनेटिक्स के बाद मैंने सोचा है थोड़ा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपका शुरू कर देंगे, क्योंकि इस मोड में, इस फॉर्मेट में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ा इजी रहेगा, क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, फैक्चुअल होता है। क्योंकि अब जो फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर रहे हैं आपके, वो बड़े फंडामेंटल चैप्टर्स हैं और बड़े अच्छे चैप्टर्स हैं, एंड दैट रिक्वायर अ बिट मोर एक्शन। तो वो क्लासरूम में बेहतर होगा, तो उसको भी छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री 1-2 टॉपिक इसके बाद कर लेंगे तब। तो आज हम डीपीपी 4 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। केमिकल काइनेटिक्स हो जाएगा 7 ना। सो डीपीपी नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इफ ए रिएक्शन A plus B gives C is एक्सोथर्मिक। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है A plus B gives C एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, डेल्टा H एक्सोथर्मिक टू द एक्सटेंट ऑफ 30 किलो जूल। डेल्टा H का वैल्यू -30 किलो जूल है, and the forward reaction has an activation energy. Activation energy for the forward reaction is 70 किलोजूल। तो क्या पढ़ा है हमने पढ़ा है कि रिएक्शन चाहे एक्सोथर्मिक हो या एंडोथर्मिक हो, ये होता है एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द फॉरवर्ड, ये होता है इधर एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द बैकवर्ड, और ये होता है डेल्टा H। ये होता है ना, और डेल्टा H क्या होता है? डेल्टा H होता है एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द फॉरवर्ड माइनस एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द बैकवर्ड। हमें EB सॉल्व करना है, तो EB क्या हो जाएगा बताओ? EB हो जाएगा ये EF माइनस डेल्टा H। EF का वैल्यू दे ही रखा है 70 माइनस -30, ये हो जाएगा 100 किलो जूल। सही है ना? 100 डी आंसर। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? द रेट कांस्टेंट द एक्टिवेशन एनर्जी एट आर्हेनियस पैरामीटर। रेट कांस्टेंट 3 into 10 का पावर -4, 3 into 10 का पावर -4 सेकेंड इनवर्स। एक्टिवेशन एनर्जी
104.4 and kilojoule, and Arrhenius parameter A 6 into 10 का पावर 14, 6 into 10 का पावर 14 सेकेंड इनवर्स। पूछ रहा है T इन्फिनिटी पे रेट क्या होगा। रेट क्या होगा व्हेन टेम्परेचर टेंड्स टू इन्फिनिटी। आर्हेनियस इक्वेशन जरा लिखते हैं। आर्हेनियस इक्वेशन क्या होता है, ln ऑफ k इज इक्वल टू ln ऑफ a माइनस ए अपॉन आर टी। ये हो जाएगा ln a व्हेन t टेंड्स टू इन्फिनिटी। t इन्फिनिटी पे सेकंड वाला टर्म जीरो हो जाएगा, तो ln k इज इक्वल टू ln a हो जाएगा। सो k इज इक्वल टू a हो जाएगा विच इज 6 इंटू 10 का पावर 14, और यही रेट हो जाएगा, क्योंकि रेट क्या होता है, k इंटू कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन इसके सामने कुछ नहीं है, इनसिग्निफिकेंट टर्म है। क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड क्वेश्चन को देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है given that k is the rate constant for some order of any reaction at temperature T, then the value of log k as T tends to infinity is log a हो जाएगा। तो भाई ln k is equal to ln a माइनस e by rt, अभी अभी तो देखा, is equal to 0 हो जाएगा as T tends to infinity, सॉरी 0 नहीं, इज इक्वल टू ln a हो जाएगा। सेकंड टर्म ये टर्म जीरो हो जाएगा, तो ln k इज इक्वल टू ln a। सो log k as t tends to infinity will be equal to log of a। हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 4, according to Arrhenius equation, a straight line is to be obtained by plotting the logarithm of the rate constant of a chemical reaction against, सामने ln k is equal to ln of a minus ea by rt। बेस 10 में चेंज कर दो, ये हो जाएगा log k is equal to log a माइनस ई अपॉन 2.3 आर टी। सो लॉग के वर्सेस 1 बाई टी विल बी ए स्ट्रेट लाइन, है या नहीं। तो जब इसे प्लॉट करेंगे तो स्ट्रेट लाइन होगा, स्लोप निगेटिव होगा। नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, A gives B, delta H is minus 10, delta H is minus 10 kilojoule per mole, and activation energy is 50 kilojoule पर मोल। तो B2A के लिए क्या होगा एक्टिवेशन एनर्जी, मतलब रिवर्स रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी पूछा है। अभी अभी हमने देखा था क्या होता है, डेल्टा H होता है E फॉरवर्ड माइनस E बैकवर्ड। E फॉरवर्ड 50 है, डेल्टा H माइनस 10 है, तो यहाँ से E बैकवर्ड क्या हो जाएगा, E बैकवर्ड हो जाएगा E फॉरवर्ड माइनस डेल्टा H, E फॉरवर्ड इज 50 माइनस 10, इट विल बी 60 किलो जूल पर मोल। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6, द रेट ऑफ ए रिएक्शन बिकम्स 2 times for every 10 degree rise in temperature। क्वेश्चन नंबर 6, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6 में,
रेट ऑफ रिएक्शन 2 टाइम्स हो जा रहा है फॉर 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर कोएफिशिएंट याद है कुछ, टेम्परेचर कोएफिशिएंट का वैल्यू दिया है 2. By what factor the rate of reaction will increase when the temperature is increased from 30 to 80? याद करो क्या था, हम लिखे थे रेट फाइनल इज इक्वल टू रेट इनिशियल इनटू टेम्परेचर कोएफिशिएंट का पावर डेल्टा टी बाई 10 था. ये हो जाएगा रेट इनिशियल इनटू टेम्परेचर कोएफिशिएंट 2 का पावर डेल्टा टी, 30 से 80 गया तो 50 बाई 10. सो रेट इनिशियल इंटू 2 का पावर 5, 2 का पावर 5 कितना हो जाएगा 32 टाइम्स इनिशियल रेट हो जाएगा. नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 कह द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ 2 रिएक्शंस आर EA1 एंड EA2 विथ EA1 ग्रेटर देन EA2. If the temperature of the reacting system is increased from T1 to T2, predict which of the following alternative is correct. Activation energy of the 2 reactions are EA1 and EA2 with EA1 greater than EA2. 2 रिएक्शन ले लेते हैं, A to B and P to Q. इसका है मान लो EA1 और इसका है EA2. रिलेशन है EA1 इज ग्रेटर देन EA2, EA1 ग्रेटर देन EA2. करेक्ट द टेम्परेचर if the temperature of the reacting system is increased from T1 to T2, predict which of the following alternative is correct. अच्छा, K1 K2 डिफाइन नहीं किया है, मान लेते हैं इसको फर्स्ट रिएक्शन, इसका रेट कांस्टेंट K1, इसका रेट कांस्टेंट K2 बिफोर इंक्रीजिंग टेम्परेचर एंड K1 डैश K2 डैश आफ्टर इंक्रीजिंग टेम्परेचर. तो K डैश अपॉन K बेसिकली क्या है, इट इज factor by which rate increases on increasing temperature. क्या पढ़ा था हमने कि जिसका एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होता है, जिसका एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होता है उसमें ये बड़ा फैक्टर आता है कि नहीं. तो रिलेशन है EA1 इज ग्रेटर देन EA2 और इसलिए फर्स्ट वाले रिएक्शन पे टेम्परेचर का इंपैक्ट ज्यादा होगा, यानी कि उसमें बड़े फैक्टर से रेट इंक्रीज होगा. इसका मतलब क्या हुआ, K1 डैश अपॉन K1 विल बी ग्रेटर देन K2 dash upon K2. K1 dash upon K1 will be greater than K2 dash upon K2. इसका आंसर हो जाएगा B. 7 का B हो जाएगा. समझा ना, जिसका एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होगा उसमें बड़े फैक्टर से रेट इंक्रीज होगा. नंबर 8, द कैलकुलेशन ऑफ प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर इज बेस्ड ऑन द आइडिया that for a reaction to take place the reactant species must come together. Calculation of the molecularity idea that the reactant species must come together leading to the formation of transition state which then transform into product. C हो जाएगा, C हो जाएगा 8 का, है ना. अच्छा, ये मल्टीपल करेक्ट है, A एंड C. ठीक है, अगर सिंगल करेक्ट होता तो C होता, क्योंकि पहले पास आएगा तभी तो कोलिजन होगा.
तो 8 का ए एंड सी दोनों हो जाएगा, क्योंकि प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, याद करो, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर क्या इंडिकेट करता है? नंबर ऑफ कोलिजन अप्रोचिंग टू एक्टिवेशन एनर्जी. For that, the reacting species must come together. ठीक है. Number 9. In which of the following ways does an activated complex differ from an ordinary molecule? 9. कोई एक रिएक्शन है जिसमें A और A कोलाइड कर रहा है और मान लो प्रोडक्ट बन रहा है कोई A2. तो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स किसे कहते हैं? जब A और A कोलाइड करता है तब जो बनता है कहां पे? पीक ऑफ द एक्टिवेशन एनर्जी डायग्राम पे. इसी को कहते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स. एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स species of highest potential energy, ये मैक्सिमा पे होता है. It is quite unstable and has no independent existence. सही है ये अनस्टेबल होता है, इसका कोई अपना इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होता है. डेल्टा एच फॉर्मेशन इज प्रोबेबली पॉजिटिव. यानी इसका फॉर्मेशन प्रोबेबली पॉजिटिव होता है. द सिस्टम हैज ए ग्रेटर वाइब्रेशनल कैरेक्टर. ये तो सही है, वहां पे हाईएस्ट पोटेंशियल एनर्जी होगा, यानी कि वाइब्रेशन मैक्सिमम हो रहा होगा. सिस्टम हैज नो वाइब्रेशन कैरेक्टर ना. सी, ए एंड सी, 9 का ए एंड सी. जब एक्टिवेटर कॉम्प्लेक्स बनता है, जिस समय कोलिजन होता है उस समय मैक्सिमम वाइब्रेशन होता है, तो ग्रेटेस्ट वाइब्रेशनल कैरेक्टर, और अनस्टेबल तो है ही. इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इसका पॉजिटिव होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं. नंबर 10. नंबर 10 द बेसिक थ्योरी बिहाइंड आर्हेनियस इक्वेशन इज दैट. आर्हेनियस इक्वेशन के पीछे की बेसिक थ्योरी क्या है? क्या है बेसिक थ्योरी? द नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अबव अ सर्टेन थ्रेशोल्ड एनर्जी. एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस, सो द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विथ एनर्जी एक्सीडिंग द थ्रेशोल्ड एनर्जी. द रेट कांस्टेंट इज फंक्शन ऑफ टेम्परेचर. The activation energy and pre-exponential factor are always temperature independent. इसके ए बी सी तो सही है, लेकिन एक्टिवेशन एनर्जी हमेशा टेम्परेचर इंडिपेंडेंट नहीं होता है. अगर आपको याद हो तो एक क्वेश्चन मैंने कराया है आपके क्लास में, जिसमें कि एक्टिवेशन एनर्जी है जो फंक्शन ऑफ टाइम था, एज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर था. बाकी तो सब सही लग रहा है. द नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. अब इफेक्टिव कोलिजन उसी को कहेंगे जिसकी एनर्जी ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी हो जाए. टेम्परेचर इंक्रीज करने से नंबर ऑफ एनर्जेटिक कोलिजन इंक्रीज हो जाता है. ठीक है. रेट कांस्टेंट इज फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, ये भी ठीक है. तो ए बी सी हो जाएगा 10 का, है ना. इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं. 11. In the Arrhenius equation, k is equal to a e का पावर माइनस e upon RT. a may be termed as the rate constant at T infinity. टेम्परेचर जब इन्फिनिटी हो जाता है तो k हो जाता है a.
very high temperature. In which of the following case activation energy, in which of the following case activation energy of the backward reaction is greater than the activation energy of forward reaction? Activation energy for the backward reaction. Question number 12, याद करो, एक्सोथर्मिक रिएक्शन ये है, तो इसमें EB ग्रेटर देन EF है जब डेल्टा H लेस देन 0, और एंडोथर्मिक रिएक्शन ऐसा था, इसका एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड रिएक्शन लेस देन एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन, है ना। कब? जब डेल्टा H ग्रेटर देन 0 हो। तो हमें ढूंढना है इसमें एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन कौन सा है? डी वाला, उसमें -40 किलो कैलोरी है, वो प्रोडक्ट साइड में जाके ऐड हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, कह रहा rate constant varies the temperature by the equation this we can conclude pre-exponential factor a is 5, नहीं, log a है 5, activation energy is 2000 किलो कैलोरी। देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 दिया है log of k मिनट इनवर्स is equal to 5 minus 2000 K Kelvin upon T। आर्हेनियस इक्वेशन होता क्या है log बेस 10 में? log K is equal to log A minus EA upon 2.3 RT। तो जब हम कंपेयर करेंगे दोनों को तो क्या हो जाएगा? EA अपॉन 2.3 R विल बी इक्वल टू 2000, तो यहाँ से EA आ जाएगा 2000 इंटू 2.3 इंटू कैलोरी में लेंगे तो ये 2 हो जाएगा 13, तो 2000 किलो कैलोरी तो बिल्कुल ही नहीं होगा। प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर A इज 5, यही सही है। यहाँ देखो log A इज इक्वल टू है 5, log A इज इक्वल टू है 5, क्या यहाँ से A इज इक्वल टू 10 का पावर 5 नहीं होगा? तो इसका आंसर सी है। और एक्टिवेशन एनर्जी 9.212 किलो कैलोरी। इसको अगर हम सॉल्व कर लें तो एक्टिवेशन एनर्जी आ भी जाएगा। तो 1000 से 1000 गया, जब 1000 से 1000 गया तो ऊपर कितना हो गया? 2 जब 4 इंटू 2.3 9.2 किलो कैलोरी, ये भी सही है, यानी कि इसका आंसर हो गया सी एंड डी। दोनों करेक्ट आंसर है। 13 के बाद 14 देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, the rate law for the dimerization of NO2 is NO2 डाइमराइज हो रहा है इनटू N2O4 में, जिसका रेट लॉ दे रखा है -dNO2 अपॉन dt इज इक्वल टू K इंटू NO2 स्क्वायर।
Which of the following changes will change the value of the specific rate constant K? Doubling the total pressure, प्रेशर से कोई लेना देना नहीं है K का. Doubling the temperature, B हो जाएगा. ये तो केवल टेम्परेचर का फंक्शन होगा ना. For a reaction for which the activation energy of the forward and reverse reaction are equal, EA forward is equal to EA backward है. The stereochemistry is the mechanism है. Stoichiometry is the mechanism. Delta H 0, बस यही कह सकते हैं. Delta H is equal to 0 है ना. 16. The plot of log K versus 1 by T is a linear with a slope. 16. Log of K is equal to log of A minus EA upon 2.303 RT. So log K versus 1 by T अगर लेंगे तो स्लोप कितना होगा? EA अपॉन 2.3 R है ना. Number 17. By what factor would the rate of reaction for which the activation energy 35 calorie per mole be increased by temperature rise 10 degree from 25 to 35? ठीक है. 25 से 35 हुआ तो क्या लिखेंगे? Log of K2 upon K1 is equal to EA upon 2.3 R into T2 minus T1 upon T1 T2. इसको अब सॉल्व करना पड़ेगा. एक्टिवेशन एनर्जी दिया 35, ये किलो कैलोरी है तो 1000 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2.3 इंटू 8, सॉरी कैलोरी है तो ये देना पड़ेगा 2, वैसे दे भी रखा है, इंटू T2 माइनस T1 10 अपॉन 298 इंटू 308. अब राइट वाले को सॉल्व करके उसका एंटीलॉग लेना पड़ेगा. देख लेते हैं. 35 पे 40 1 2 3 4 डिवाइडेड बाय 2.3 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 298 डिवाइडेड बाय 308 11.82 तो K2 बाई K1 क्या हो जाएगा? इसका एंटी लॉग 6.74. रेट 6.74 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा. 17 का डी बता रहा है, 1.01 गलत है. ये 17 का डी नहीं होगा, बी होगा. Number 18. Question number 18. The principal reason for an increase in reaction rate with increase in temperature. टेम्परेचर बढ़ाने पे रेट क्यों इंक्रीज होता है? मॉलिक्यूल कोलाइड मोर फ्रिक्वेंटली एट हाई टेम्परेचर. द प्रेशर से कोई लेना देना नहीं. एक्टिवेशन एनर्जी विथ एन इंक्रीज इन टेम्परेचर नहीं. द फ्रैक्शन ऑफ हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स डिक्रीजेज विथ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर नहीं. ए हो जाएगा. कोलिजन फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, है ना. 18 का ए टेम्परेचर बढ़ाने पे कोलिजन फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी. नंबर 19.
If delta H for a reaction is 100 kilojoule, delta H is equal to 100 kilojoule. The activation energy must be equal to or less than 100 kilojoule. Must be greater, नन होगा इसका आंसर। डेल्टा एच को हम सीधा एक्टिवेशन एनर्जी से रिलेट कर ही नहीं सकते हैं, है या नहीं? मस्ट बी ग्रेटर देन और लेस देन 100, नन होगा। मस्ट बी ग्रेटर देन और लेस देन 100 का एक्टिवेशन एनर्जी का डेल्टा एच से क्या रिलेशन है? नन होगा इसका आंसर। 19 का आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 20। फॉर ए सर्टेन रिएक्शन डेल्टा एच इज -20, डेल्टा एच रिएक्शन एक्सोथर्मिक है -20 and activation energy is 35। ये सब किलो कैलोरी है, ये भी किलो कैलोरी है। एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द रिवर्स रिएक्शन वेरी सिंपल, डेल्टा एच विच इज -20 इज E फॉरवर्ड माइनस E बैकवर्ड। फॉरवर्ड ये है 35, तो E बैकवर्ड कितना हो जाएगा? ये फॉरवर्ड प्लस 20, ये फॉरवर्ड इज 35 प्लस 20 55 हो जाएगा। नंबर 21। एज द टेम्परेचर इज इंक्रीज फ्रॉम T1 टू T2 व्हाट हैपन्स? जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं T1 से T2, देन द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग हायर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेज। सही है ये बिल्कुल। मोर मॉलिक्यूल्स हैव हायर वेलोसिटी, ये गलत है। द नंबर ऑफ कोलिजन्स पर सेकेंड इंक्रीजेज, ये सही है। ऑल ऑफ, इसमें ऑल देगा। बी को जरा पढ़ें। मोर मॉलिक्यूल्स हैव हायर वेलोसिटी, सही कह रहे हो। ये भी हो ही जाएगा क्योंकि एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ना का मतलब स्पीड भी बढ़ जाना है। डी हो जाएगा इसका। 21 का डी आंसर हो जाएगा। नंबर 22। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू? रॉन्ग क्या है? फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन स्ट्रेट लाइन ग्राफ ऑफ log C वर्सेज इज ऑब्टेन स्लोप, ये है। कंसंट्रेशन उसमें मिसिंग है, उसमें ऐड कर लो log C वर्सेज T। इसमें log C वर्सेस T का ग्राफ बोल रहा है। तो जरा सा याद करो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को। क्या होता है? Kt इज इक्वल टू ln ऑफ A0 बाई A। यहाँ पे A वही है C, ये ln ऑफ A0 माइनस ln ऑफ A है। सो टाइम का ln A के साथ स्ट्रेट लाइन, कंसंट्रेशन के साथ स्ट्रेट लाइन होगा ln कंसंट्रेशन के साथ। इसलिए ये तो सही है। और अगर स्लोप देखें तो R/2.303, R कहां से आ जाएगा इसमें? नॉट ट्रू। स्लोप R कहां से इसमें आ जाएगा? R तो आता ही नहीं कहीं इसमें। इसका स्लोप तो सिंपली 1/2.303 होगा। ये नहीं होगा। कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम नहीं होगा, कंसंट्रेशन वर्सेस टेम्परेचर में भी नहीं होगा। नंबर बी ए रॉन्ग है। ए प्लॉट ऑफ log K वर्सेज 1/T गिव्स ए स्ट्रेट लाइन विथ
स्लोप दिस। सही है ये, साइन वाइन छोड़ दिया है, माइनस होगा log of k इज इक्वल टू log of a माइनस होता है e अपॉन 2.3 RT। तो स्लोप इसका माइनस e अपॉन 2.3 R होगा। For third order reaction, the product of T half and initial concentration is constant. Third order, number 22. क्या होता है T half? याद करो T half होता है 1 अपॉन A इंटू n माइनस 1 अपॉन A का पावर n माइनस 1 माइनस ए नॉट का पावर n माइनस 1। यही होता है। n की वैल्यू 3 रखो तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन 2k, n इज इक्वल टू 3, सो 3 माइनस 1 इज 2, 2k इंटू n की वैल्यू है 3, तो 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ए नॉट स्क्वायर। तो ये होता है T, क्या लिखा है हमने, सीधा हाफ लाइफ का एक्सप्रेशन लिखना था, हमने इंटीग्रेटेड रेट लॉ लिख दिया था। T हाफ क्या होता है 1 अपॉन k n माइनस 1 2 का पावर n माइनस 1 अपॉन ए नॉट का पावर n माइनस, ये होता है ना। तो n इज इक्वल टू 3 पे ये हो जाएगा 1 अपॉन 2k इंटू 2 का पावर 2 माइनस 1 अपॉन ए नॉट का पावर 2। तो पूछ रहा है कि हाफ लाइफ और इनिशियल कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट कांस्टेंट होगा क्या? बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि नहीं होगा, इनिशियल कंसंट्रेशन का स्क्वायर है ना। सो टी हाफ इंटू ए नॉट का पावर 2 कांस्टेंट होगा, इंटू ए नॉट नहीं, ये रॉन्ग हो जाएगा। यूनिट्स ऑफ के फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आर इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन यूनिट। सही है, ये के का टाइम इनवर्स होगा। नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23, द टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन इज 3। टीसी का वैल्यू दिया है 3, टेम्परेचर कोएफिशिएंट का वैल्यू दिया है 3। How many times the rate of reaction would increase if the temperature is raised by 30 Kelvin? क्या हमने पढ़ा है? R final is equal to R initial into temperature coefficient का पावर होता है डेल्टा T अपॉन 10। ये हो जाएगा RI इंटू 3 का पावर डेल्टा टी हो जाएगा 30 बाई 10 3, 27 टाइम्स हो जाएगा ना, 27 टाइम्स RI हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 एंड 25 थोड़ा सब्जेक्टिव है, करके देखते हैं। सिंपल सब्जेक्टिव है। क्वेश्चन नंबर 24 में एक रिएक्शन के लिए दिया है ln k मिनट इनवर्स यूनिट में जब k लेते हैं, तो इज इक्वल टू 31.33 माइनस 11,067
11,067 अपॉन टी। इवेल्युएट के ई एंड ए फॉर द रिएक्शन एट 25 डिग्री। सबसे पहले तो ये ln k है, तो ln a की वैल्यू है 31.33 है ना, और इनिशियल इक्वेशन होता है ln k इज इक्वल टू ln a माइनस e अपॉन आर टी। तो ln a की वैल्यू ये आ जाएगा, ये वाला, और log k 31.33 डिवाइडेड बाय 2.303 ये हो जाएगा, क्योंकि k को सॉल्व करना है तो बेस 10 में जाना पड़ेगा। ये हो जाएगा 31.33 डिवाइडेड बाय 2.303, ये आ जाएगा 13.6। यहाँ से ये log a है प्रभु, यहाँ से a इज इक्वल टू a log एंटी लॉग ऑफ 13.6 का लॉग होता है, ये हो जाएगा 4 इंटू 10 का पावर 13। 24 का आ गया कि इसने दिया है, ठीक है। ए का वैल्यू 6.73 इंटू 6.73 इंटू, जरा आंसर से भी चेक कर लेते हैं, 6.73 इंटू 1011 ये आ रहा है, अरे नहीं 10 का पावर 11 है, रॉन्ग है, वो गलत है, आंसर रॉन्ग है 24 का। और क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी वगैरह चेक कर लेते हैं उसको भी जरा। ये इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये अपॉन आर होता है स्लोप, माइनस साइन के साथ माइनस दोनों से कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू 11067। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 11067 इंटू 8.3, एल में ही दिया हुआ है, ये हो जाएगा 11067 इंटू 8.3, इसको मैं 1000 से डिवाइड भी कर दे रहा हूँ, ये हो जाएगा 91.8 अपॉन 1000 इज इक्वल टू 91.8 किलो जूल। नाइन्टी 92 दिया है, चलो रीजनेबल है। रेट कांस्टेंट 25 डिग्री सेल्सियस पे। अब ऊपर वाले इक्वेशन को अगर सॉल्व करना है के के लिए तो बेस 10 में उसको लिखना ही पड़ेगा। तो क्या लिखोगे, log ऑफ के इज इक्वल टू 31.33 बाय 31.33 अपॉन 2.3 माइनस ये अपॉन 2.3 RT। एक्टिवेशन एनर्जी हमने सॉल्व कर लिया अभी। तो इसको हम, तो अलजेब्रिक पार्ट रह गया है, इसको अगर हम सॉल्व करना चाहें, ये आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा 9
के ही सॉल्व करना है ना, ठीक है। तो एट 25 डिग्री सेल्सियस log of k will be what? Log of k will be फर्स्ट वाला टर्म हो जाएगा 31.33 डिवाइडेड बाय 2.3, अभी पीछे भी सॉल्व किया था, 13.6 है ये, 13.6 माइनस ये अभी सॉल्व किया था 91.8 इंटू 10 का पावर 3 डिवाइडेड बाय 2.3 इंटू 8.3 इंटू 298। देखते हैं जरा कितना आ रहा है। 2.3 इंटू 8.3 इंटू 298 और 91.8 इंटू 1000 divided by this, यार 16.13, so 13.6 minus 16.13, इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, 13.6 यार 2.53 minus 2.53, so k will be what? माइनस 2.53 का एंट्री लॉग लेने के लिए इसको लिखेंगे 3 बार 0.47 का एंट्री लॉग 3 का लॉग होता है, ये आ रहा है अभी लॉग ऑफ के, सो के विल बी व्हाट 3 इंटू 10 का पावर -3 हो जाएगा। नंबर 25, question number 25, कह रहा given that k, एक रिलेशन दिया k इज इक्वल टू 5 इंटू 10 का पावर 14 इंटू e का पावर माइनस 124080 124080 अपॉन RT निकालना क्या है? कैलकुलेट द टेम्परेचर एट विच द रिएक्शन हैज हाफ लाइफ इक्वल टू 25 मिनट। वो टेम्परेचर जहाँ पे टी हाफ की वैल्यू 25 मिनट है, टी हाफ की वैल्यू 25 मिनट। टी हाफ क्या होता है? टी हाफ होता है ln2/k, होता है ना। तो यहां से अगर हम k को सॉल्व कर लें, क्या ये k ln2/t½ इज इक्वल टू 25 मिनट हाफ लाइफ दिया है, इज इक्वल टू ln2.693 अपॉन t½ 25। ये तो आ गया k की वैल्यू। इस k की वैल्यू को अगर हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर दें, k की वैल्यू को अगर हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें तो ये हो जाएगा 0.693 अपॉन 25 इज इक्वल टू 5 इंटू 10 का पावर 14 e का पावर -124080 अपॉन RT। तो यहाँ पे अब टेम्परेचर का वैल्यू रख देंगे, नहीं टेम्परेचर निकालना, कैलकुलेट टेम्परेचर विद रिएक्शन है हाफ लाइफ 25 मिनट। और उधर के जो आया है वो सेकेंड इनवर्स में, ऊपर वाला जो इक्वेशन था वो सेकेंड इनवर्स में था, थोड़ा इस बात का भी ध्यान देना है। ये है मिनट में, तो इसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। t½ 25 मिनट था ना, ln2/this, इसको सेकेंड बना दो इंटू 60
अब इसको टेम्परेचर के लिए सॉल्व करना पड़ेगा। कैलकुलेशन में छोड़ देता हूँ, टेम्परेचर इसका सॉल्व करेंगे तो इसको अब इसमें टी अननोन रह गया, टी इज इक्वल टू 86 डिग्री सेल्सियस आ जाता है। समझ गए? डीपीपी नंबर 4 हो गया। डीपीपी नंबर 5 करा कैटलिस्ट, देखते हैं जरा इसको। डीपीपी नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 1 करा कैटलिस्ट लोअर्स द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ ए रिएक्शन फ्रॉम 20 to 10. The temperature at which uncatalyzed reaction will have the same rate as the rate of the catalyzed reaction at 27 degrees Celsius. Marvelous. A catalyst lowers the activation energy of a reaction from 20 to 10. The temperature at which the uncatalyzed reaction will have the same rate as that of catalyzed reaction at 27 degrees Celsius. Activation energy EUC 20 kilojoule, catalyzed 10 kilojoule। करा वो कौन सा टेम्परेचर होगा जहां पे अनकैटलाइज्ड रिएक्शन का रेट वही होगा जो 27 पे कैटलाइज होगा। आरएनएस इक्वेशन लिखो, ln KUC इज इक्वल टू ln A माइनस EUC अपॉन RT, यही टेम्परेचर चाहिए। ln KC इज इक्वल टू ln A माइनस EC upon RT. R is 8.3 into temperature 300 Kelvin। अब रेट इक्वल होने के लिए उनका रेट कांस्टेंट इक्वल होना चाहिए। रेट कांस्टेंट इक्वल होने के लिए इन दोनों का इक्वल होना जरूरी है। तो अगर LHS इक्वल है तो RHS भी इक्वल हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे? LNA कैंसिल, EUC अपॉन RT इज इक्वल टू EC अपॉन RE रहने देते, R इंटू 300, R से R गया, EUC है 20, so it is 20 upon T is equal to 10 upon 300, so 10 into 2, so T is what? 600 Kelvin। 273 अगर सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये 327 हो जाएगा। समझ गए ना? करा 2 A reaction is catalyzed by H plus ion. In presence of HA, the rate constant is this per minute, and in presence of HB, the rate constant is this per minute. HA and HB both being strong acids, we may conclude that a reaction is catalyzed by this, rate constant is this, and in presence of HB, rate constant is this, half हो रहा है। रेट कांस्टेंट हाफ हो जा रहा है दो एसिड के प्रेजेंस में, दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड। H and HB both being strong acid, we may conclude HA is stronger than HB। ऑब्वियस सी बात है। एंड रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ HA and HB is 2, ये भी सही है। ठीक है, तो आज इतना, 2-4 बच गया, इसको कल करके और फिर DPP 6 देखेंगे। ठीक है ना?